लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर पर यह चर्चा हुई है, ये आपको कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आया? जिनको सरकार के तर्कों में दम लगा वो सरकार को भारी मानेंगे, जिनको विपक्ष के तर्कों में दम लगा विपक्ष को भारी मानेंगे। पाकिस्तान के भी वही जो है वो मांग थी जो विपक्ष जो है यहाँ पर कर रहा था। और मुझे लगता है कि चीजें देखिए कब तक चलेंगी। सरकार की एक क्या चीज देखिए, अगर ये कुछ नुकसान हुआ तो बता दो, हुआ नुकसान, युद्ध में तो होगा ही नुकसान। सही पर्याप्त नहीं है जो राजनीतिक स्तर पर जो रिश्ते हैं उन्हें भी एक स्तर पर मैनेज करना होता है, वो भी बड़ा चैलेंज। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट जवाब ट्रंप का न देकर के अमेरिका का नाम न लेकर उन्होंने दुनिया के किसी भी देश ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। क्या किसी भी मसले को लेकर सरकार का श्रेय लेना गलत है? ये सरकार का होता है और विफलता की जिम्मेदारी भी सरकार की है। क्या सीज़फायर को लेकर कुछ और बात भी पाकिस्तान को से की जा सकती थी, उसे घुटनों पर लाया जा सकता था? तो हम बड़ा दिल दिखा रहे थे उस वक्त, हम हाफिज सईद जो और मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम, ये तीन हमारे वांछित अपराधी हैं जिनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है आतंकवाद के मामलों में, उनको नहीं मान सकते पाकिस्तान से। क्या इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान के साथ जो सूचना साझा की गई वो साझा करना गलत है? सही है, वो बता के सरकार ने उसको गलती की, वो एक कन्वेंशन है। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और जैसी उम्मीद थी हंगामेदार शुरुआत हुई, पहला हफ्ता हंगामेदार रहा और उसके बाद जो विपक्ष चाहता था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा, उस पर चर्चा हुई। विपक्ष ने जिस तरीके से तीखे सवाल किए तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी उसी लहजे में जवाब मिले। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो चर्चा है वो सदन के अंदर कितनी सार्थक रही और जो जवाब विपक्ष यहां पर चाहता था क्या वो जवाब मिले, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार और अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, संसद का जो सत्र है मानसून का, उसकी शुरुआत हो गई है और कई अचंभित करने वाली घटनाएं भी सामने आई। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर पर यह चर्चा हुई है, ये आपको कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आया? देखिए, भारी कौन पड़ा ये तो व्यक्ति की अपनी अपनी समझ के हिसाब से है। जिनको सरकार के तर्कों में दम लगा वो सरकार को भारी मानेंगे, जिनको विपक्ष के तर्कों में दम लगा वो विपक्ष को भारी मानेंगे। और मुझे लगता है महत्वपूर्ण ये नहीं कौन किस भारी पड़ा, महत्वपूर्ण ये है कि चर्चा हुई और एक सार्थक चर्चा हुई। 16 घंटे की चर्चा और लगभग उससे कुछ ज़्यादा ही हुई और अच्छी चर्चा हुई, क्योंकि पिछले लगातार जो पक्ष और विपक्ष के विरोध के बीच में जो एक जिसको कहते हैं अविश्वास है, जिसको अंग्रेजी में ट्रस्ट डेफिसिट बोलते हैं, उसकी वजह से पिछले सत्र में भी बहुत हंगामा रहा, पहले भी बहुत हंगामा रहा और इस सत्र में भी शुरू का एक हफ्ता तो पूरा बिना चर्चा के ही निकल गया। धनखड़ जी का इस्तीफा हो गया, उपराष्ट्रपति का एक अनापेक्षित घटना हुई और उसके बाद फिर SIR को लेकर के विपक्ष का प्रदर्शन और हल्ला मचता रहा। ऐसे में जब चर्चा हुई और दोनों सदनों में, पहले लोकसभा में हुई फिर राज्यसभा में हुई, तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि एक कम से कम एक मुद्दे पर जो राष्ट्रहित का मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, राष्ट्रीय सम्मान का मुद्दा है, गौरव का मुद्दा है, उस पर एक अच्छी चर्चा हुई। अब जहाँ तक भारी पड़ने की या कमज़ोर पड़ने की बात है तो मुझे लगता है, देखिए, वक्ता की दृष्टि से अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में वक्ता सत्ता पक्ष के पास ज़्यादा बेहतर वक्ता है, जो पूरी तैयारी के साथ, तर्क के साथ आते हैं। जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने शुरुआत की चर्चा की और बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने सरकार का पक्ष रखा। अब उससे आप सहमत हो असहमत हो वो अलग बात है, वो व्यक्ति का अपना नज़रिया है, अपनी सोच है, गिलास आधा खाली है आधा भरा है। लेकिन एक स्टेट्समैन की तरह, एक संसदीय राजनेता की तरह, जैसे अटल जी करते थे, चंद्रशेखर जी थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, या अपना सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्ता, अडवाणी जी, बहुत सारे नेता उस वक्त थे। कांग्रेस के बहुत अच्छे से नेता थे, प्रणब मुखर्जी, वो सब पहले जो हम लोगों ने, जब मैं, चूँकि मुझे 40 साल हो गए कवर करते करते सब चीज़ें, तो एक जो संसदीय तरीके से चर्चा होती थी ना पार्लियामेंट, कि बिना सामने वाले को आहत किए, बिना किसी उत्तेजना के दृढ़ता से अपनी बात रखना, अपने तथ्यों को रखना। देखिए, दृढ़ता और उत्तेजना में अलग अलग फर्क है। कई लोग सोचते हैं चीख करके बोलने से शायद अपनी बात हम ज़्यादा जोर से कह पाएंगे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी तो कभी नहीं चीखते थे, बहुत बेहतर तरीके से बात करते थे। सोमनाथ चटर्जी कभी नहीं चीखते थे। तो पुराने संसदीय जो मधुलिमय जी, इन लोग हम लोगों ने सुना है। तो मैं कह रहा हूँ कि आजकल इन दिनों चर्चा में थोड़ा आक्रामकता ज़्यादा बढ़ गई संसद के अंदर, पक्ष में भी विपक्ष में भी, दोनों तरफ से। तो ऐसे में अगर मैं शैली की दृष्टि से बात करूँ, भी तथ्यों पर नहीं जा रहा कथ्य, तो शैली में सत्ता पक्ष में राजनाथ सिंह का मुझे सबसे बेहतर लगा
और विपक्ष में प्रियंका गांधी का सबसे बेहतर लगा। प्रियंका ने भी बिना उत्तेजित हुए, बिना आक्रामकता के अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा। बाकी एग्रेशन गृह मंत्री अमित शाह में भी था, राहुल गांधी में विपक्ष की तरफ से बहुत एग्रेशन था, गौरव गोगोई जो उपनेता हैं उन्होंने भी बहुत अग्रेसिव तरीके से बात रखी अपनी, सत्ता पक्ष की तरफ से कई लोगों ने बहुत एग्रेसिव तरीके से बात रखी है, निशिकांत दुबे और ये सारे लोग, जो संबित पात्रा। लेकिन मुझे लगता है कि एग्रेशन की अपनी जगह ठीक है, हो जाता है। आजकल एग्रेशन का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, OTT का ज़माना है, तो एग्रेशन एक वो बन गया है। हम लोग चूँकि उस पीढ़ी के हैं कि जब हम संसद में हंसी ठहाके गूंजते हुए देखते थे। जैसे अमित शाह जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बड़े एक क्षण ऐसा आया कि सब हंस पड़े। अब वो क्षण क्या था, जब उन्होंने उदाहरण दिया नेहरू जी का, वो चाइना चीन युद्ध का, और उन्होंने कहा कि नेहरू जी का सर मेरे सर की तरह ही था, यानी गंजा मतलब बाल बहुत कम थे, तो उन्होंने बहुत मजाक किया, लाइट मूड। अच्छी बात है, बिल्कुल। इस तरह की चीज़ें बहुत पिछले दिनों कम हो गई। जब नेता एक दूसरे पे प्रयास करें स्वस्थ तरीके से, बजाय किसी को अपमान किए हुए, तो अच्छा लगता है। वो अच्छा लगा जब गृह मंत्री जी ने कहा। गृह मंत्री जी के भाषण में तथ्य बहुत थे, उन्होंने बहुत तैयारी के साथ बोला। अब वो तथ्य ठीक है, विपक्ष स्वीकार करे न करे कोई, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से सरकार का पक्ष तथ्यपूर्ण तरीके से रखा। प्रधानमंत्री जी बहुत, जैसा कि उनकी शैली है, काफ़ी लंबा बोले, काफ़ी देर तक बोले, लेकिन कई बार वो इतिहास में ही चले गए। होम मिनिस्टर भी इतिहास में गए, लेकिन होम मिनिस्टर ने इतिहास से कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो शायद पहले कम चर्चा में आई। प्रधानमंत्री जी ज़्यादातर उन्होंने इतिहास में सिंधु नदी समझौता जो है, सिंधु जल समझौता, उस पर उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि कैसे नेहरू जी ने इसको जो है भारतीय हितों के खिलाफ किया। एक तरह से वो नेहरू जी पर डाली। लेकिन अगर मैं सवाल पूछा जा सकता था ये सरकार से कि भाई आपने भी तो तब MBS में डाला जब पहलगाम हुआ, मतलब 11 साल से तो ये सरकार भी सिंधु जल समझौते को मान ही रही थी, अटल जी की सरकार ने माना, तो खाली मोरारजी देसाई की सरकार ने माना, तो जो गैर कांग्रेसी सरकारें थी उन्होंने भी तो कंटिन्यू किया ना। तो इसलिए हर चीज़ नेहरू जी पे जिम्मेदारी डाल देना या उन पर डाल देना, ये मुझे लगता है आज के युग में 2025 में गलतियां हुई होंगी उस समय। और किसी भी प्रधानमंत्री से, नेहरू जी से लेके मोदी जी तक, कोई भी प्रधानमंत्री जानबूझ के गलती नहीं करता है। उसके असेसमेंट में गलती हो सकती है, उसके समझ में या उसको ब्रीफिंग जिस तरह मिले उसमें कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि देश के हर प्रधानमंत्री ने देश हित के लिए काम किया है, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे श्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, अटल जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव हो, मोरारजी देसाई हो, शास्त्री जी हो, या जिनको कम समय मिला मान लीजिए कुछ प्रधानमंत्रियों को, तो चंद्रशेखर जी, चरण सिंह, BP सिंह, जो भी। तो ये मेरा मानना। तो बाकी कुल मिलाकर के सबसे अच्छी बात, चर्चा बहुत अच्छी हुई। लोकसभा में विदेश मंत्री जयशंकर का भाषण उतना प्रभावशाली नहीं था जितना उनका भाषण राज्यसभा में ज़्यादा प्रभावशाली था। उन्होंने कुछ नए तथ्य भी दिए, लेकिन कुल मिलाकर के एक सवाल जो है बड़ा महत्वपूर्ण था, जिसका साफ जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया। अब वो आप जब पूछेंगे तब मैं बताऊं। ठीक है। दरअसल जो चर्चा जिस तरीके से हुई उसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसमें न सिर्फ विपक्ष बल्कि जो जनता है वो भी जवाब चाहती थी कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार की स्ट्रैटेजी आखिर किस तरीके से रही, और उसमें काफ़ी हद तक उसका जो है जवाब भी आया। और दूसरा, जो भारत की वर्तमान में विदेश नीति है उसमें जो दुनिया के अलग अलग नेताओं की तरफ से, मसलन ट्रंप को लेकर जो बार बार विपक्ष की तरफ से सवाल आ रहे थे, कि उसका जवाब जो है वो इसमें आएगा, और भारत की जो विदेश नीति है वो कहां पर स्टैंड कर रही है, और वर्तमान में परिस्थितियां कुछ इस तरीके की बन रही हैं जिसके बाद एक बार फिर से विपक्ष जो है वो सवाल कर रहा है। हम उस पर भी आ जाएंगे सर, जैसा आपने भी कहा। लेकिन आपने कहा कि सबसे ज्यादा तथ्यात्मक अगर किसी ने सदन के अंदर बोला, जिसने बहुत ज्यादा प्रभाव डाला, वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो भाषण, जो बेहद तथ्यपूर्ण था, और उन्होंने उस बैलेंस को भी बनाए रखा जिसमें तथ्य भी सामने आए और उन सवालों के जवाब देने की भी उन्होंने जो है वो कोशिश की। तथ्य तो अमित शाह जी के भाषण में भी थे, गृह मंत्री जी के भाषण में बहुत तथ्य थे। मैं खाली उनके दोनों के भाषण में, तथ्य तो दोनों के भाषण में थे। फर्क ये था कि गृह मंत्री जी के भाषण में एग्रेशन ज़्यादा था, राजनाथ सिंह के भाषण में फर्मनेस थी बट एग्रेशन नहीं था, दृढ़ता थी, लेकिन वो किसी को, सामने वाले को बिना
हर्ट किए अपनी बात कर रहे थे। ये बड़ी बड़ी बहुत बेहतर चीज है सर। और मैं जो इसमें जानना चाह रहा हूं, जिसमें एक सवाल जो बार बार पूछ रहे थे, एक जो राहुल गांधी ने भी उसे काउंटर करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि बहुत बारीकी से राजनाथ सिंह उस सवाल से बचकर निकल गए जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह जवाब नहीं दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक बच्चे का अगर एग्जाम होता है तो उसकी कितनी पेंसिल टूटी, कितने प्रकार टूट गए, कि उसकी ज्योमेट्री कितनी हो गई, महत्वपूर्ण नहीं है, जिसमें वो नंबर का जो है वो जिक्र कर रहे थे। तो सरकार आखिर क्यों डर रही है? तो क्या वो जो बचाव था सरकार को लेकर, रक्षा मंत्री का जो स्टेटमेंट था, वो कितना आपको सक्सेसफुल नजर आया? देखिए, सरकार की चूंकि एक नीति है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की जो सफलता है, सरकार भी चाहती है और हम भी चाहते हैं कि उस पर ज़्यादा लोग बोलें, उसको ज़्यादा, उस पर ज़्यादा उसकी चर्चा हो। ये सरकार की घोषित नीति है। जो कमियां रहीं, चाहे जेट को लेके हुई, जैसे ट्रम्प दावा कर रहे हैं, या सीडीएस ने कहा था कि गिरे ये महत्वपूर्ण नहीं, कैसे गिरे ये महत्वपूर्ण है, और फिर उन्होंने कहा कि हमने अपनी कुछ 2 दिन हमारी गलतियां थी, उनको सुधारा हमने। या इंडोनेशिया में जो डिफेंस अटैची हैं शिव कुमार जी, उन्होंने भी कहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने कुछ हमारे ऊपर रोक लगा रखी थी, इस वजह से कुछ नुकसान हुआ। सरकार नहीं चाहती कि उस नुकसान की बातचीत जो है चर्चा में आए, और सरकार की तरफ से आएगी तो उस पर मोहर ही लग जाएगी। विदेशी मीडिया में खूब चर्चा हुई, विपक्ष ने अपनी तरीके से चर्चा की। ट्रम्प साहब पहले तो समझौते मतलब युद्ध विराम का ही श्रेय लेते रहे, अब तो वो कहते हैं 5 जेट गिरे। ये एक अलग बात है, वो ये नहीं कहते किसके गिरे, लेकिन वो कह रहे हैं। सरकार की कोशिश ये है कि नुकसान की चर्चा न हो। तो चूंकि सर राजनाथ जी रक्षा मंत्री हैं, तो जो सरकार की नीति है उसके हिसाब से उन्होंने उस सवाल को ये कहा कि ये पेंसिल कितनी टूटी, कंपास कितने टूटे, ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं, रिजल्ट क्या है? तो रिजल्ट ये है कि भारत ने फतेह हासिल की और पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, और इस वजह से पाकिस्तान कमज़ोर पड़ा। लेकिन उसमें जो है हमारा नुकसान क्या हुआ, सरकार नहीं चाहती इस पर चर्चा हो, विपक्ष चाहता है कि इस पर चर्चा हो। तो इसलिए राजनाथ सिंह बड़ी चतुराई से, एक रक्षा मंत्री के नाते, उन्होंने उस सवाल को डक किया। और उन्होंने क्या, इस पर किसी ने, प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर कोई बात नहीं की, और गृह मंत्री जी ने भी बात नहीं की। लेकिन एक बड़ा सवाल जो है वो ये है कि जो राहुल गांधी ने अपने भाषण में लगातार, उन्होंने राहुल गांधी के भाषण में बहुत एग्रेशन था, सर उस पर आने वाला था। वो एग्रेशन वाला जो आपने जिक्र किया, वो कितना महत्वपूर्ण था एग्रेशन? अगर गृह मंत्री अमित शाह के एग्रेशन को जो है हम बात करेंगे, और तो उधर राहुल गांधी की तरफ से भी वो एग्रेशन आया। और जब संसदीय परिचर्चा होती है, या फिर संसद के पटल पर जब खड़े होकर कोई नेता अपना बयान देता है, तो उसका, उस एग्रेशन का कितना इंपॉर्टेंस है, ये आप मुझे जो बताइएगा। लेकिन जो आप अभी कह रहे हैं कि वो बहुत चतुराई से और जो पूरा बैलेंस तरीके से वो रखा, उस पर हम थोड़ा सा देखें, और आप इसमें ऐड भी कर लीजिएगा। लेकिन अगर सरकार की एक तो नीति, और एक सरकार में रहते हुए उस सरकार के अंदर जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी ये जिम्मेदारी भी होती है कि पूरी दुनिया के सामने मैसेज आखिर क्या जाए। तो क्या इसमें फिर विपक्ष फेल हुआ कि आपके उस सवाल से जो है सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि आप वो सवाल कर रहे हैं जिससे सेना का जो है मनोबल कम हो रहा है, और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि पूरे देश का साथ मिला, लेकिन सेना को कांग्रेस का साथ नहीं मिला, तो या फिर क्या ये उससे जुड़ता है? नहीं, सेना का साथ तो सबको मिला। देखिए, सेना का साथ तो किसी भी नेता ने, सत्ता पक्ष को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो खैर, विपक्ष के किसी भी नेता ने सेना पर कोई हमला नहीं किया शुरू से। सेना पिछले, आप सर्जिकल स्ट्राइक को छोड़ दीजिए, उसमें जरूर सेना सवाल पूछे गए, एक सबूत क्या है, ये क्या है, लेकिन इसमें किसी ने नहीं पूछा कि आपने जो है मुरीदके में आपने जो अटैक किया, या आपने बहावलपुर में किया, उसका सबूत क्या है, या वो सेना पर तो मतलब, बल्कि संसद में तो सबने अपने भाषण की शुरुआत ही सेना की प्रशंसा से की। वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कनिमोझी हो, चाहे सुप्रिया सुले हो, जितने लोग विपक्ष से बोले, चाहे वो वैसे ही हो, सबने सेना की तारीफ से ही बात की है। तो सेना पर तो किसी ने न शक जाहिर किया, ना सेना पर सवाल उठाए। सवाल उठे सरकार पर। सरकार की कोशिश होती है, और जो हर सरकार की होती है, खाली मोदी सरकार की नहीं, हर सरकार की कोशिश होती है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में वो सेना को आगे कर देती है कि भाई सेना, जबकि यहाँ विपक्ष ने इस बार बड़ा क्लियर कट एक विभाजन रखा, सेना अलग, सरकार अलग। सेना ने अपना काम किया, लेकिन सेना को रोका क्यों गया? रोका तो सरकार ने। तो ये एक पॉइंट आया विपक्ष की तरफ से। दूसरा, नुकसान की जहाँ तक बात है, तो विपक्ष तो नुकसान की बात कर रहा था। भाई, जब सीडीएस ने कह दिया
कि सवाल इसका नहीं कि कितने गिरे, सवाल ये क्यों, कैसे गिरे, क्यों गिरे। तो इसका मतलब मान लिया उन्होंने, वो तो सरकार के हिस्से है ना, और डिफेंस इंटेलिजेंस मान लिया। इसके पहले डीजीएमओ एयरफोर्स वालों जो थे उन्होंने भी कहा कि जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था, उन्होंने कहा कि हम टारगेट पर यकीन करते हैं कि टारगेट हमारा पूरा हुआ कि नहीं हुआ, हम नुकसान की चिंता नहीं करते, और हमारे सारे पायलट सेफ वापस आ गए। तो वही, क्योंकि सेना कभी असत्य नहीं बोलती है। सेना नरो व कुंजरो तो कर सकती है, लेकिन सेना कभी राजनेता लोग जो होते हैं किसी तरह बदल के हो, वो कई बार चीज़ों को घुमा फिरा देते हैं, तथ्य सहलग बोलते हैं, लेकिन सेना और सैनिक वो कभी भी जो सच्चाई है उससे मुंह नहीं मोड़ता। और इसीलिए मुझे ना एक चीज़ नहीं समझ में आती है, मतलब ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि भाई दोनों सरकार की तरफ से भी विपक्ष की तरफ से भी ये जिद क्या है। सरकार की क्या जिद है कि अगर मान लीजिए कुछ नुकसान हुआ तो बता दो, हाँ हुआ नुकसान, युद्ध में तो होता ही नुकसान है। और विपक्ष की क्या जिद है कि आप नुकसान के पीछे पड़े हुए हैं। तो जो दोनों तरह बड़े सहज भाव से क्यों नहीं लेते आप। भाई कारगिल की लड़ाई में हमारे 600-700 जवान शहीद हुए, तो क्या छिपाया गया था क्या? अटल जी की सरकार ने कुछ छिपाया था क्या? बताया था शहीद हुए शहीद। तो अब एनएसए ने कहीं कहा कि एक कांच भी टूटा हो तो बता दीजिए। भाई होम मिनिस्टर खुद पार्लियामेंट में बता रहे हैं कि पुंछ में, राजौरी में पाकिस्तान की उससे ड्रोन बमबारी और उससे हमारे गुरुद्वारे को नुकसान पहुंचा, हमारे मंदिर को नुकसान पहुंचा, और कुछ लोग हताहत हुए, उसमें कुछ सैनिक भी जो है सुरक्षा बलों के लोग भी थे। होम मिनिस्टर ने सदन के पटल पे कहा, और खुद राहुल गांधी पहले गए वहाँ, और फिर अमित शाह जी होम मिनिस्टर गए, उन्होंने विजिट किया, वो सारी चीज़ें चली। सर जब इससे गुरेज नहीं है, उसके बाद बाद भी एनएसए साहब क्यों कह रहे हैं कि एक कोई कांच टूटा दिखाते हमको, तो ये चीजें जो है फिर वो पैदा करती हैं। वही सवाल भी है कि अगर इससे गुरेज नहीं है, जब इस नुकसान को बताया जा रहा है और सरकार से जब वो सवाल पूछा जा रहा है तो उसका जवाब क्यों नहीं आया, एक थोड़ा सा इस पर आप जो है बताएं। और दूसरी तरफ से जब सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि आप जो एक नंबर के ऊपर आप बार बार ये जो प्रेशराइज करने की जो वो कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे आपकी मंशा क्या है। और उन्होंने कनेक्ट किया कि पाकिस्तान के भी वही जो है वो मांग थी जो विपक्ष जो है यहाँ पर कर रहा था, उन्होंने तो इस चीज को लेकर कहा। और ये अपमान से कैसे जुड़ रहा है? सेना का अपमान अगर आपको ये पूछ रहा है आपसे कि ये 6 आपके जो जेट हैं वो आखिर कितने गिरे हैं, ये सेना के अपमान से कैसे जुड़ता है? देखिए, दुनिया में अभी लड़ाई चल रही है रूस और यूक्रेन की, तो रूस तो बताता है कि हमारे 36 जहाज गिर गए, इतने जहाज गिर गए। यूक्रेन ने जो गिराया कितने गिराए, है ना। और भी देश जब नुकसान, बल्कि कई बार तो को देश अपना दुनिया की सिंपैथी लेने के लिए अपना नुकसान ज्यादा बताते हैं। जैसे इजराइल और ईरान की जब लड़ाई हुई तो दोनों में ये होड़ थी बताने की कि साहब हमारे नागरिक ठिकाने जो है इन्होंने बर्बाद कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये रहता। अब हमारे यहाँ एक थोड़ा सा सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उसकी एक पॉलिसी है कि वो ये बताने में थोड़ा सा संकोच है कि भाई हमारा भी कोई नुकसान हुआ, सामरिक नुकसान। ये जो अब सरकार की नीति है, क्यों है मैं इस पर क्या बताऊँ, तो सरकार बताएगी। विपक्ष उसी को पकड़े हुए है, क्योंकि विपक्ष का क्या काम, विपक्ष को लगता है कि सारा श्रेय सरकार ले रही है ऑपरेशन सिंदूर का, तो अगर कुछ नुकसान हुआ तो उसकी भी जिम्मेदारी ले, इसलिए विपक्ष उसको कर रहा है। मुझे लगता है कि देखिए इसीलिए मैंने शुरू में कहा दोनों की जिद जो है, भाई सहज भाव से आप बता दीजिए और विपक्ष अपना मुंह बंद कर ले कि भाई आप क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि चीज़ें देखिए कब तक छिपेंगी, है ना, कब तक छिपे। दुनिया में अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है, सैटेलाइट का ज़माना है, कोई चीज़ छिपती तो है नहीं। और जब दबी जमान से हमारे अधिकारी जो सीडीएस और ये एक तरह से अप्रोक्ष रूप से स्वीकार कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इससे कन्नी काट गई, उसने इसका जिक्र नहीं किया। दूसरा, जो बार बार ट्रंप ने 29 बार 30 बार कह दिया कि हमने मीडिएशन कराया, और राहुल गांधी ने इसी को पकड़ लिया पूरे डिबेट में, और ये फिर राज्यसभा में भी इसको विपक्ष ने पकड़ा, लेकिन सरकार ने उस पर, प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्पेसिफिक जवाब ट्रंप का न दे करके, अमेरिका का नाम न लेकर, उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी देश ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। सर ये पर्याप्त नहीं है क्या जवाब? अगर विपक्ष से ये कहता है, राहुल गांधी बाहर आकर उसके बाद भी बोलते हैं, वो कहते हैं कि आपने स्पेसिफिक जो है वो नाम नहीं लिया। पूरी दुनिया ये समझती है कि जो राजनीतिक स्तर पर जो रिश्ते हैं उन्हें भी एक स्तर पर मैनेज करना होता है, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। हालांकि वर्तमान में भी उससे सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष की हमेशा कोशिश होती है कि सरकार को दिक्कत में डाले,
ये विपक्षी कोशिश होती है, कोई भी विपक्ष हो। जब मनमोहन सिंह विपक्ष में थे, सत्ता पक्ष में थे, तो जो तत्कालीन विपक्ष था वो तमाम तरह के सवाल पूछे जाते थे। भाई राजीव गांधी पर बोफोर्स को लेकर के क्या क्या नहीं कहा गया, वो भी रक्षा सुरक्षा का मामला था। यहाँ तक कहा गया कि बोफोर्स तो भी बेकार है, वो तो जो है उल्टा फायर करती है। बाद में कारगिल की लड़ाई में बोफोर्स ने अपने आप को जो है साबित किया। तो मौजूदा विपक्ष वही कर रहा है कि उस सरकार को दिक्कत में डालना चाहता है, इसलिए जिद कर रहा है कि ट्रंप का स्पेसिफिक नाम लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कूटनीतिक दृष्टि से ठीक किया। कोई भी सरकार, आज अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो वो भी शायद यही करते कि कूटनीतिक दृष्टि से, चूंकि अमेरिका के साथ हम सीधे संबंध बिगाड़ नहीं सकते। अब आप एक उदाहरण लीजिए, अमेरिका को थोड़ी देर के किनारे कर दीजिए। जो देश हमारे जो बड़े देश हैं दुनिया में जिनका प्रभाव है, उनके साथ टकराव की नीति भारत की कभी नहीं रही। अब चीन को लीजिए, चीन तो खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा था ना। चीनी हथियारों से पाकिस्तान ने लड़ाई लड़ी, और हमारे वाइस चीफ राहुल सिंह ने कहा कि हम 2 मोर्चों पर लड़ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद जयशंकर जी गए ना चाइना, शी जिनपिंग से मिले, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से, राष्ट्रपति से, और भारत चीन संबंधों में सुधार की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, डायरेक्ट फ्लाइट जो बंद हो गई थी गलवान के बाद, वो शुरू की जा रही है। और सारे अभी वीज़ा भारत ने अलाउ कर दिया, जो टूरिस्ट वीज़ा वगैरह था जो बंद कर दिया था। तो सुधार की कोशिश, क्योंकि चीन के साथ हमारे बहुत व्यापारिक रिश्ते भी हैं, पड़ोसी भी है, तनाव भी है, झगड़ा भी है, लेकिन संबंध तो हम सीधे वो नहीं कर सकते कि चीन का बैकआउट कर दो, चीन से बात नहीं करेंगे। चीन को, यही अमेरिका के साथ है। अमेरिका भी दुनिया की एक सुपर पावर है, उसके साथ भी हमारे बहुत सारे रिश्ते हैं। तो ट्रंप साहब कह रहे हैं, ट्रंप साहब क्यों कह रहे हैं वो जाने, उनका काम जाने, उनकी क्या नाराज़गी है भारत से, क्यों बराबर वो हर उसमें बोल रहे हैं, 30 बार बोल चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, मुझे लगता है, जो जवाब दिया वो कूटनीतिक दृष्टि से, वो स्पेसिफिक जवाब नहीं था। विपक्ष कह सकता है कि उन्होंने ट्रंप, राहुल गांधी ने चुनौती दी सदन में कि अगर उनके इंदिरा गांधी वाली हिम्मत हो तो वो ट्रंप कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, वो कोई ऐसा नहीं कि किसी ने चुनौती दे दी और चुनौती में आगे बोल जाए। कोई भी प्राइम मिनिस्टर गंभीरता, तो वो जानते हैं कि हम जिस पद पर हैं उस पद के क्या मायने हैं, उसकी गरिमा कितनी है और कितना हमें बोलना है। वो कुछ भी बोलना, उसकी चुनौतियां संदेश जाता है। बिल्कुल। तो उन्होंने उस बात को कहा कि हम दुनिया के किसी भी देश ने ऐसा नहीं, तो दुनिया किसी देश, अमेरिका भी आ गया। तो एक तरह से जवाब तो दे दिया उन्होंने। लेकिन विपक्ष पिन पॉइंट कर रहा है कि नहीं, आप ट्रंप का नाम लीजिए, क्योंकि ट्रंप का और तो कोई देश कह नहीं रहा। जेडी वेंस तक का तो लिया गया ना, जेडी वेंस तक को तो फिर भी कहा कि उन्होंने हमला करेंगे, तो हमने कहा कि हम यहाँ पर अगर वो गोली दाएंगे तो हम गोला देंगे। इसका फोन आया, वो सारी बातें हुई। देखिए, 2 मुद्दे ऐसे हैं जिन पे सरकार को दिक्कत अड़चन है। एक तो जो सबसे पहले सीज फायर की घोषणा ट्रंप ने की अपने ट्वीट से, जो भारत को करनी चाहिए थी, जिसे विपक्ष पूरी तरह अपने हाथ में लिए बैठा। और दूसरा ट्रंप का बार बार कहना कि हमने कराया वो। और तीसरा जहाज वाला मुद्दा, मतलब कितने गिरे, कैसे गिरे कि नहीं गिरे, क्या हुआ। ये 3 मुद्दे हैं जिसपे, और विदेश नीति का जहाँ तक मामला है, वो भी विपक्ष का कहना है कि युद्ध हो रहा था, लड़ाई चल रही थी। युद्ध तो मतलब घोषित तो नहीं था, लेकिन ऑपरेशन चल रहा था। तो उस ऑपरेशन के दौरान चीन और अजरबैजान और टर्की तो खुल के पाकिस्तान के साथ आ गए। भारत के साथ एक भी देश ने समर्थन बयान तो नहीं दिया। यहाँ तक रूस जैसा जो ऑल वेदर फ्रेंड हमारा रहा है, उसने भी बैलेंसिंग बयान नहीं दिया कि दोनों देश संयम बरतें। और पाकिस्तान और भारत को एक बराबर कर दिया गया। फिर अमेरिका ने जिस तरह की भूमिका निभाई कि मुनीर को लंच पे बुलाया, जबकि मुनीर जो है वो पूरा पहलगाम की जो घटनाक्रम हुई उसके पीछे मुनीर का ही भाषण और मुनीर की का वो सारा, लोग कहते हैं पाकिस्तान भाई आतंकवादी, पाकिस्तानी सेना तो गठजोड़ है उनका। तो उस हिसाब से विपक्षी मुद्दे सब उठा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर की जो चर्चा संसद में हुई, उससे बहुत सारे धुंध भी साफ हुई, सरकार की तरफ से भी साफ हुई, और विपक्ष को भी अपनी बात करने का मौका मिल गया। तो जनता के सामने दोनों के तर्क आ गए, तथ्य आ गए। अब ये जनता अपने अपने हिसाब से किसके तर्क को लेती है, किसके तर्क को मानती है, ये जनता जाने और जनता तय करेगी। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता तो सेना की है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसका सबसे बड़ा टेस्ट बिहार के चुनाव में होगा, पहला चुनाव। एक प्रश्न जरूर है जो विपक्ष ने भी नहीं पूछा, जो पूछना चाहिए, क्यों नहीं पूछा मुझे नहीं पता, या तो उनके मानस में नहीं आया, कि जो संघर्ष विराम हुआ, इसे मान लीजिए मैं मानता हूं कि, और हम तो, मुझे तो पूरा विश्वास है अपनी सरकार पर और अपनी सेना पर, कि सरकार जो कह रही सही कह रही है, कि हमने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया,
पाकिस्तान का हमने एक तरह से गर्दन पकड़ ली और तब पाकिस्तान गिड़गड़ाया कि भैया माफ़ करो, गलती हो गई, क्षमा करो, मान ली, और हमने बड़ा दिल दिखाते क्षमा कर दिया। लेकिन क्या उस वक्त जब हम बड़ा दिल दिखा रहे थे, उस वक्त हम हाफिज़ सईद जो और मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम, ये 3 हमारे वांछित अपराधी हैं जिनके खिलाफ अरेस्ट वारंट हैं आतंकवाद के मामलों में, उनको हम नहीं मांग सकते थे पाकिस्तान से। दाऊद के बारे में हो सकता है वो इनकार करता हमारा नहीं, लेकिन हाफिज़ सईद और मसूद अजहर तो वहीं रोज दिखाई पड़ते हैं। इनको मांगना चाहिए था ना। हम पीओके की बात नहीं, पीओके तो बड़ा ऑपरेशन, बड़ी बात है, किसी देश के हिस्से पे कब्जा करना, और शायद सरकार की वो नीति भी नहीं थी, और सरकार मतलब अभी जो ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य भी नहीं था पीओके। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य था आतंकवाद का खात्मा या उसकी कमर तोड़ना। तो ये भी तो कमर तोड़ने की जरूरी था कि हाफिज़ सईद और मसूद अजहर हमारे पास आ जाते। मसूद अजहर तो यहाँ से नार आजिया के बाद उसको छोड़ा गया था। तो अगर पाकिस्तान की गर्दन दबा ली तो हम कहते हैं दीजिए दोनों, ये दोनों दीजिए। और दूसरा, हमारा जो एक नागरिक, एक निर्दोष नागरिक, हमारे नेवी के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव, जिनको उठा करके आईएसआई के लोगों ने जासूस बता करके झूठा मुकदमा लगा करके उनको बंद कर रखा जेल में, जिसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी हम लोग गए, भारत गया कि उन काउंसिलर एक्सेस मिले, और मिली हमको काउंसिलर एक्सेस। हम उनको तो मांग सकते थे। ये तो मतलब ये एक नागरिक के नाते ये प्रश्न होना, और विपक्ष ने क्यों नहीं उठाया मैं समझ में नहीं आता। लेकिन मैं तो एक नागरिक के नाते ये सवाल आता है कि जब हम, और वाकई हम तो मानते हैं कि हमारी सेना ने शानदार काम किया, हमने उनके 9 ठिकानों को नष्ट किया, 100 से ज़्यादा लोग ऐसे लोग मारे गए जो उनका संबंध था आतंकवादी गतिविधियों से। और उसके बाद हालत ये हो गई कि जब उनको लगा कि उनकी एयरबेस, तो उन्होंने हमारे सैनिक ठिकानों पर हमला किया, तो हमने भी उसका जवाब दिया और हमने उनकी एयरबेस वगैरह सब नष्ट किए। और तो मुझे लगता है कि उस वक्त थोड़ा सा ये चूक हुई, क्या हुआ, क्या मतलब बात हुई, मैं नहीं जानता, लेकिन ये कर सकते थे अगर करना चाहते थे। यानी उस वक्त जो है और बात इस पर की जा सकती है। मैं थोड़ा राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी वाले स्टेटमेंट पर भी आता हूँ। प्रियंका गांधी ने कहा कि श्रेय लेने की कोशिश हुई। आपने कहा कि जो भी सरकार सत्ता पक्ष में उस वक्त में होती है या जो भी सरकार होती है वो इसकी कोशिश करती है, इसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी ऐसा नहीं किया और हमने कभी इसकी श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। उन्होंने इंदिरा गांधी से कनेक्ट किया कि उन्होंने पाकिस्तान के जो है वो 2 टुकड़े करवा दिए, बांग्लादेश बनवाया, और उन्होंने कभी श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। आपको संसद में इस चर्चा के दौरान या इस पूरे परिवेश के दौरान, जब भी ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके दौरान, कहां कहां पर यह लगा कि सरकार ने कोशिश करी और क्या वो गलत था? देखिए, कोई भी सरकार सत्ता में जब होती है और कोई बड़ा काम होता है, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे सैनिक अभियान हो, चाहे कोई वैज्ञानिक प्रगति हो, चाहे कोई कृषि क्षेत्र की उपलब्धि हो, तो उसका श्रेय तो उस सरकार को ही मिलता है ना। स्वाभाविक है। हरित क्रांति का श्रेय किसको मिलता है? कांग्रेस की सरकार को मिलता है ना। स्वामीनाथन जी ने जब किया, श्वेत क्रांति का श्रेय किसको मिलता है? कांग्रेस सरकार को मिलता है। ये सारे जो हमारे पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स लगे और इसरो से लेके और सारे नेहरू जी को श्रेय दिया जाता है। इसी तरह 62 की लड़ाई में भारत की दुर्दशा का ठीकरा भी नेहरू जी के सिर पे फोड़ा जाता है। ठीक है, तो श्रेय, सफलता, विफलता दोनों की जिम्मेदारी सरकार की होती है। श्रेय सरकार का होता है और विफलता की जिम्मेदारी भी सरकार की ही होती है, जो भी सरकार सत्ता में रहे। अब 62 का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। नेहरू जी को आज तक उसके लिए कटघरे में खड़ा किया जाता है, सवालों कटघरे में, कि भाई आपकी नीति के कारण चीन ने हमारे इतना कब्जा कर लिया। और 65 में जब हम जीते पाकिस्तान से, तो उसका श्रेय शास्त्री जी को मिलता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ताशकंद समझौते में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसने हम सेना की जो मेहनत थी उसको पीछे कर दिया, उसका भी उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है। हालांकि वो उनका हृदय गति रुक गई। 71 की लड़ाई की जीत का पूरा श्रेय इंदिरा गांधी को दिया जाता है, सब लोग देते हैं, कांग्रेस भी देती है, हम भी देते हैं, सब देते हैं, आप भी, सब पूरा देश देता है। तो क्योंकि प्रधानमंत्री वो थी। अब वो अलग बात है, उसमें चिट्ठी निकाल दीजिए निक्सन की और मानेकशॉ का वीडियो निकाल दीजिए, ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं, वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन कुल मिला के श्रेय प्रधानमंत्री को मिलता है। कारगिल की में घुसपैठ हुई, उसकी जानकारी सरकार को नहीं मिली, इसके लिए आलोचना भी हुई अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की। और जब कारगिल हम जीते और हमने घुसपैठियों को निकाल बाहर किया और अपना क्षेत्र वापस ले लिया, मुक्त करा लिया,
तो उसकी जीत का श्रेय भी वाजपेयी जी को मिला, अटल जी को मिलना चाहिए। इसी तरह अगर पहलगाम और पुलवामा जैसी घटनाएं हुई तो उसके लिए आलोचना भी सरकार की होगी, लेकिन अगर सर्जिकल स्ट्राइक और लैंड स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर कामयाब अभियान हैं, इसका श्रेय भी सरकार को मिलेगा और जो प्रधानमंत्री होगा उसको मिलेगा। इसमें मैं तो इसको कोई गलत नहीं मानता। हाँ, दिक्कत ये होती है, मुझे लगता है कि देखिए, ये पक्ष विपक्ष दोनों से मेरा कहना है कि आप अपने नेताओं को डिमीन मत करिए। जैसे संसद में नेहरू जी पर ही पूरा हमला, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एकदम से वो कर देना विपक्ष की तरफ से, ये चीज़ें ठीक नहीं। क्योंकि जो प्रधानमंत्री नेहरू जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, और भारत का मतलब, प्रधानमंत्री का मतलब जब वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो अगर हम अपने नेताओं को, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, शास्त्री जी हो, अटल जी हो, नरसिम्हा राव हो, मोदी जी हो, मनमोहन सिंह हो, मनमोहन सिंह में भी लोग कहते हैं बड़े कमज़ोर हो गए, 26 बार सत्ता पक्ष ने कहा 26/11 के बाद उन्होंने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। अरे भाई, तो अटल जी ने भी तो पार्लियामेंट अटैक के बाद हमला नहीं किया था। 6-7 महीने तक सेना ऑपरेशन पराक्रम के तहत बॉर्डर पर रही थी, फॉरवर्ड पोस्ट पर रही थी, लेकिन नहीं किया। तो क्या अटल जी कमज़ोर थे? बिल्कुल कमज़ोर नहीं थे। मनमोहन सिंह भी कमज़ोर नहीं थे। परिस्थितियाँ होती हैं हर चीज़ की, हर चीज़ की परिस्थितियाँ होती हैं। इंदिरा गांधी ने 93,000 सैनिकों को ऐसे ही छोड़ दिया, पीओके नहीं लिया, तो फिर यही है कि आपने ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया, पीओके नहीं लिया, तो जवाब तो वही है। लेकिन मुझे लगता है तब इंदिरा गांधी ने भी उस तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से फैसला किया, आज मोदी जी ने भी मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से फैसला किया। तो ये चीज़ें सरकार पे छोड़ देनी चाहिए। और बार बार चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, इन मामलों में देखिए सीधी सी बात है, विफलता की जिम्मेदारी भी सरकार की और सफलता का श्रेय भी सरकार का। हाँ, सरकार का मतलब कोई व्यक्ति नहीं होता, सरकार मतलब पूरी सरकार होती है। व्यक्ति में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि नेता होते हैं, लीडर होते हैं, फैसला उनको लेना होता है, तो उनको भी श्रेय जाता है। जब श्रेय लेने की बात हो रही है, गोगोई ने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा पहले दिन में ही चर्चा हो जाएगी आखिर, क्योंकि रक्षा मंत्री ने ये बात कही कि हमारा जो मोटिव था उस वक्त में वो आतंकवाद की कमर तोड़ना था, और हमारे जो टारगेट्स थे हमने उन्हें 100% अचीव किया। गोगोई ने कहा कि फिर सिर्फ हमारे वही टारगेट क्यों थे, उससे आगे हमारा जो कब्जा करने वाली, उन्होंने कहा कि हम किसी चीज़ को या उनकी जो है उसको कब्जा करना नहीं जाने जो है वो नहीं जा रहे थे। उन्होंने सवाल किया कि आखिर हम क्यों नहीं जा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो है पीओके को अगर वापस लेने का वक्त नहीं था तो अभी वो क्यों नहीं था, वो उससे कनेक्ट कर रहे थे। देखो पीओके तो चूंकि पीओके, फिर तो सवाल अक्साई चीन पर भी आ जाता है, कच्ची थीवों पे भी आता है, प्रधानमंत्री ने उसे इंक्लूड किया। नहीं, मैं तो पीओके की जहाँ तक बात है, पीओके तो बीजेपी के नेताओं ने ही मुद्दा बना दिया ना लोकसभा चुनाव में, और उसके पहले बीजेपी के हर बड़े नेता ने, राजनाथ सिंह जी भी थे उसमें, योगी जी भी थे उसमें, नड्डा जी भी थे, अमित शाह जी, हर नेता ने अपने भाषण में पीओके का जिक्र किया। और ज़्यादातर हर एक ने कहा कि हम जब चाहे तब पीओके ले लें, जब चाहे तब पीओके ले लें, अब हमारी सेनाएं तैयार है। एक दो तो मुझे याद है किसी हमारे फौज के जनरल ने भी कहा। तो वो पीओके को मुद्दा तो सत्ता पक्ष ने बनाया, विपक्ष वही तंज कर रहा है। विपक्ष जो बार बार पीओके की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने बार बार कहा पीओके ले लेंगे, पीओके ले लेंगे, तो विपक्ष कह रहा क्यों नहीं लिया? भाई आपको याद है योगी जी ने तो कहा था कि 6 महीने में सरकार बनने के बाद 6 महीने के अंदर पीओके ले लेंगे, तो कहा था। तो अब वो चुनावी भाषण थे, अब चुनावी, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सार्वजनिक मंचों पर जिम्मेदार नेताओं को कहा गया है ना, चाहे है ये तो संसद में खड़े होकर कहा गया है। हाँ, पीओके को लेकर तो सिर्फ चुनाव के इतर भी कहा गया है। नहीं, वो तो एक संसद का संकल्प है, वो तो संसद का संकल्प है जो नरसिम्हा राव सरकार के समय पारित हुआ, सर्वदलीय संकल्प है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा है और हमारा टारगेट है उसको लेना, ये तो संकल्प है। लेकिन चुनावी रैलियों में कि बस हम अभी ले लेंगे, 6 महीने में ले लेंगे, ये कभी नहीं कहा गया संसद में कि 6 महीने में ले लेंगे, किसी ने भी नहीं कहा। लेकिन चुनावी रैलियों में खूब पीओके की चर्चा हुई। तो अब विपक्ष वही तंज कर रहा है कि आपने वो बड़ी लाइन तो आपने खींची, आप उस लाइन तक क्यों नहीं पहुंचे, है ना। लेकिन मुझे लगता है कि शायद सरकार का मकसद ऑपरेशन सिंदूर में पीओके नहीं था, सरकार ने घोषणा में नहीं की थी, और भारत युद्ध नहीं चाहता था। लेकिन चूंकि पहलगाम की घटना ऐसी दर्दनाक शर्मनाक घटना हुई थी कि जिस तरह लोग मारे गए थे, निर्दोष लोग मारे गए, धर्म पूछ के मारे गए उस तरह से, तो उसके बाद आतंकवाद पर हमला तो जरूरी था ना, आतंकवादी ठिकानों पर हमला तो जरूरी था।
अब चूंकि पाकिस्तान और आतंकवाद ऐसा पर्याय बन गए हैं कि अगर हमला होगा तो पाकिस्तान पर ही होगा, आतंकवाद पर। और इसीलिए सरकार ने पाकिस्तान को ये बताया कि भाई हमने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है, हमारा इरादा आपके साथ युद्ध का नहीं है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए ये चीज़ समझ लीजिए आप, और अपने दर्शकों को भी ये बात पता होनी चाहिए, जिसको लेके विपक्ष बड़ा मुद्दा बना रहा। राहुल गांधी ने भी कई बार कहा कि जयशंकर ने क्यों बता दिया विदेश मंत्री जी ने, और आपने बता के उनको ऐसा। देखिए ये तो इंटरप्रिटेशन है विपक्ष का, लेकिन सच्चाई ये है कि वो बता के सरकार ने ऐसी कोई गलती नहीं की। वो एक कन्वेंशन है जिसके तहत हमको बताना पड़ता है। कन्वेंशन क्या है? राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो ऑपरेशन ब्रास टैस्क हुआ था, 5 लाख से ज़्यादा फौजें उसमें एक्सरसाइज हुई थी, मूवमेंट हुआ था, बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, आर्मी की भी थी, एयरफोर्स की, नेवी की, तीनों की एक्सरसाइज हुई थी। पहली बार इतनी बड़ी एक्सरसाइज आज़ादी के बाद जिसमें तीनों फोर्सेज हमारी थी। पाकिस्तान को ये लगा कि भारत हम पे हमला की तैयारी कर रहा है, और पाकिस्तान ने इस बात की शिकायत यूनाइटेड नेशन में की। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने अपील की भारत से कि भाई इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए थोड़ा सा। तो भारत ने स्पष्ट किया कि नहीं, हमारी एक्सरसाइज है, हमको युद्ध का कोई इरादा नहीं है। तो ये नहीं, आप एक अरेंजमेंट ऐसा कर लीजिए कि जिससे बेहतर हो कि भाई कभी इस तरह की गलतफहमी ना हो कि मान लीजिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उधर से किसी ने बम चला दिया, या वो कर रहे हैं हमने चला दिया। तो उसके बाद एक समझौता हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में, और ये शायद नरसिम्हा राव जी के टाइम में हुआ था, क्योंकि बीच में राजीव गांधी सरकार 89 में चली गई, उसके बाद वीपी सिंह सरकार आई 10 महीने। उसमें समझौता हुआ था कि कोई दोनों देशों में से कोई भी इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे, कुछ भी एक्शन लेंगे तो इन्फॉर्म करेंगे एक दूसरे को पहले। तो भारत ने शायद उसी के तहत आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने के बाद उनको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई ये इसको गलत इस रूप में मत दीजिए कि हमने आपके ऊपर हमला किया है, हमने उन ठिकानों को नष्ट किया है जो आपके यहाँ फल फूल रहे हैं। तो ये उसकी वजह से सरकार ने डीजीएमओ के जरिए, जिसके भी जरिए किया हो, ये चीज़ें जो है पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, क्योंकि हमको संतुलित नज़रिए से चीज़ों को देखना चाहिए। 2 नज़रिए बड़े गड़बड़ हैं। एक तो ये है कि अब जो हो रहा सब खराब हो रहा है, और दूसरा ये है कि अब तक जो हुआ सब खराब था, अब खाली अब अच्छा हो रहा है। ये दोनों नज़रिए जो है ये एक्सट्रीम है। पहले भी कुछ गलतियां हुई, पहले भी उपलब्धियां हुई, अब भी कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं, कुछ गलतियां भी हो रही होंगी। इनकी समीक्षा आगे होगी, समीक्षा आगे होगी, या शायद सरकार खुद अपनी समीक्षा करके सुधार भी करती होगी। एक सवाल जो मैं आखिर में आपसे पूछना चाहता हूं इसमें, कि जो सवाल पूछे गए, जिस तरीके से सरकार की तरफ से जवाब आए, जनमानस के बीच में क्या मैसेज गया होगा इसके जरिए? और अब इसकी परीक्षा यहाँ हो गई है या अभी इसकी परीक्षा होना बाकी है? नहीं, परीक्षा, चुनावी परीक्षा तो बिहार का चुनाव पहला चुनाव है, उसमें होगी। हाँ, श्रेय वाली जहाँ तक बात थी उसमें एक चीज़ मैं भूल गया। दरअसल ये जरूर हुआ कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो जगह जगह पोस्टर बीजेपी ने लगाए, हालांकि सरकार ने नहीं लगाया, बीजेपी ने लगाए जगह जगह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फौजी वर्दी में जो है उनको दिखाया गया। तो वो शायद विपक्ष उसको कहता है कि ये जो है आप फौज की वर्दी में अपने को, आप जो सेना की उपलब्धि है उसको आप अपनी, तो वो मुझे लगता है ऐसा, हाँ पहले किसी प्रधानमंत्री ने कि 65 में शास्त्री जी फौज की वर्दी में आ गए हों, 71 में इंदिरा गांधी आ गई हों, या कारगिल के बाद अटल जी आ गए हों, तो ऐसा पहले नहीं हुआ। तो वो विपक्ष की एक आपत्ति है, एतराज है। तो ये थोड़ा सरकार को भी सोचना चाहिए, सरकार ने पार्टी को सोचना चाहिए कि ठीक है, आप प्रधानमंत्री जी का फोटो लगाइए, आप उनके जो स्वाभाविक जो ड्रेस है उसमें लगाइए जिसमें रहते हैं। मोदी जी को पहचाने तब भी लोग पहचानेंगे, वो चाहे कुर्ता पजामा में हो और चाहे कोट पैंट में हो या। तो ये एक विपक्ष का तर्क है, श्रेय वाली बात जो है। बाकी तो श्रेय देखिए, इंदिरा गांधी को भी दुर्गा कहा गया था और कांग्रेस ने भी खूब प्रचार किया था, और हमेशा लगातार 71 की लड़ाई का श्रेय उनको मिला। परमाणु परीक्षण जो पहला हुआ उसका श्रेय उनको मिला, और दूसरे का अटल जी को मिला। उस श्रेय को लेकर ही कहा जाता है ना कि आपके अंदर अगर इंदिरा गांधी के 50% भी आपके अंदर वो साहस है, तो आप नाम लेकर जो है वो बताइए। ये तो विपक्ष और सत्ता पक्ष की नोकझोंक, इसमें हम लोग क्या कहें। वो उनको कहते हैं, उनको कहते हैं, तो ये तो किसी का साहस नापने का कोई तरीका ऐसा थोड़ी होता है, कितना साहस किसके अंदर है। और आपने जो भी हमारा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं इस समय, उनके साहस को पर सवाल उठाना उचित नहीं है। किसी भी हमारा
कुल मिला के वो देश के प्रधानमंत्री हैं। बाकी ठीक है, संसद में सत्ता पक्ष विपक्ष तो बोलते ही हैं एक दूसरे को पे, लेकिन बस वही है कि एग्रेशन की बजाय अगर विपक्ष का थोड़ा सा एग्रेशन लोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो विपक्ष में होता है, उससे सवाल पूछना है, सत्ता पक्ष से अपेक्षा एग्रेशन की ज़्यादा नहीं होती है संसदीय राजनीति में। बाकी तो अब सब न्यू नॉर्मल है, अब न्यू नॉर्मल में तो दोनों तरफ से परिवर्तन का दौर है, परिवर्तन का दौर है। जनता जो है जो स्वीकार कर रही है वैसा वैसा जो है वो किया जा रहा है। विनोद सर, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। लेकिन मानसून का सत्र अभी चल रहा है, अभी और भी बहुत से टकराव जो तल्खियां हैं वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मसला था। अभी ऐसे बहुत से सवाल हैं जो सदन में अभी पूछे जाने, इस पर जो भी कुछ होगा उस पर भी चर्चा जो है हम करते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।